हेलो एवरीवन, सबका वेलकम है आज की क्लास में। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। हम कल अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत देख रहे थे, है ना। यहाँ से हमें स्टार्ट करना था कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग। ओके, तो सबसे पहले हम एक दो चीज़ें समझेंगे, है ना। इस सिद्धांत में ये जो लर्निंग के संज्ञानात्मक सिद्धांत हैं, ये क्या कहना चाहते हैं, पहले हम इसको समझते हैं। तो इन सिद्धांतों को अधिगम यानी लर्निंग, ठीक है, लर्निंग की बात हो रही है। फिर अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट थे, जो मनोचिंतक थे, मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए। हमने इसके पहले भी पढ़ा कि उन्होंने कुछ प्रयोग किए और प्रयोग के आधार पर उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले। निष्कर्ष निकालने के बाद उन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए। कोई भी सिद्धांत बनाने से पहले कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। लोग प्रेक्षण करते हैं यानी प्रयोग करते हैं, फिर उसको नोट डाउन करते हैं, उसमें रिसर्च करते हैं और फिर उसके बाद में फाइनली वो अपना सिद्धांत देते हैं, ठीक है। तो इसमें संज्ञानात्मक सिद्धांतों के बारे में चर्चा है कि लर्निंग के जो कॉग्निटिव थ्योरीज हैं वो किन किन ने दी, क्यों दी, कैसे दी और वो उसमें उनका अर्थ क्या है। तो संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या होते हैं, पहले ये समझिए। संज्ञानात्मक सिद्धांत का अर्थ होता है कि मानव की सोच, मनुष्य की सोच या उसकी जो भावनाएं हैं और उसके व्यवहार में जो अध्ययन करने का तरीका होता है, ये संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। किसी मनुष्य की सोच के बारे में अध्ययन करना या व्यवहार, वो कैसा व्यवहार करेगा, उसकी भावनाएं क्या हैं, ये सब चीज़ों का जब अध्ययन करते हैं तो इसे संज्ञानात्मक जो अध्ययन करते हैं उसको संज्ञानात्मक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे, इसमें कई सिद्धांत हैं। सूच का सिद्धांत है, जीन पियाजे का सिद्धांत है, पिछली बार एग्जाम में भी आया था, और अच्छे रोचक सिद्धांत है। मतलब आज की क्लास बहुत रोचक होने वाली है, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि जो पुरानी क्लासेस हैं अगर आपने नहीं देखी है तो उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि हर क्लास एक दूसरी क्लास से जुड़ी हुई है। यदि आप यहाँ से देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो प्रीवियस क्लासेस ज़रूर देखिए और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, है ना। ये पूरा एक टॉपिक ही है क्वेश्चंस के लिए। तो चलिए अब आगे देखते हैं। मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में संज्ञानवाद मस्तिष्क को समझने का एक सिद्धांत है। बताया कि एक ये यानी ह्यूमन ब्रेन को समझने का एक सिद्धांत होता है, ठीक है। जो संज्ञानात्मकता है वो क्या है, मनुष्य के मस्तिष्क को समझने का एक सिद्धांत है। संज्ञानवाद के अनुसार जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी मानसिक योग्यताएं और उसकी क्षमताएं बढ़ती जाती है। ऑफ कोर्स बढ़ती है, बच्चा बड़ा होगा उसके सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। वह ऐसी समस्याओं को आसानी से सुलझाने लगता है। संज्ञानवादियों की जो विचारधारा होती है व्यवहारवादी विचारधारा से बिल्कुल विपरीत होती है, ठीक है। तो संज्ञानवादी विचारधाराएं व्यवहारवादी विचारधाराओं से विपरीत होती हैं। संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, निरीक्षण शक्ति, विचार शक्ति, कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, भाषा एवं बुद्धि संबंधी योग्यता, समस्या समाधान योग्यता और निर्णय क्षमता आदि योग्यताएं सम्मिलित होती है। ये आपको समझाने के लिए लिखा है कि इसमें क्या चीजें आती है जो मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, जैसे तर्क करना, याद करना, देखकर निरीक्षण करना, चीजों का विचार करना, किसी चीज के बारे में कल्पना करना, संवेदना व्यक्त करना, है ना, प्रत्यक्षीकरण यानी प्रकट करना, अपनी भाषा और बुद्धि संबंधी योग्यता, समस्याओं का समाधान खोजने की योग्यता, निर्णय क्षमता, ये सब हम किससे लेते हैं, अपने मस्तिष्क से, अपनी बुद्धि दिमाग से लेते हैं। इसी का जो अध्ययन करते, इसी के बारे में जो अध्ययन करते, उसी को संज्ञानात्मक सिद्धांत कहा गया, है ना। ये संज्ञानात्मक के अंतर्गत आती हैं। और जब इनसे संबंधित अलग अलग मनोचिंतकों ने अपने अपने प्रेक्षण करके जो सिद्धांत दिए, निष्कर्ष निकाले, वही सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत हुए। अब संज्ञानवादी जो विचारधारा है, इस विचारधारा के कौन कौन समर्थक रहे, जीन पियाजे, इसको याद करना है ना, कि कौन कौन समर्थक रहे। जीन पियाजे, कोहलर, कोफा, मैक्स वर्दीमर, कर्ट लेविन। ये कर्ट लेविन है, कहीं कहीं पर ये कर्ट लेविन की जगह आपको कर्ट लेविन मिलेगा, है ना, कर्ट लेविन, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, वही है कर्ट लेविन, ठीक है। अब हम देखेंगे अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत की लर्निंग की कॉग्निटिव थ्योरी किसने क्या दी है, ठीक है।
सबसे पहला दिया है गेस्टोल्ड सिद्धांत या सूझ सिद्धांत, या इसी को अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत कहता है, और इनसाइट लर्निंग थ्योरी। 4 नाम है इसके, ठीक है। अब सबसे पहले हम गेस्टोल्ड शब्द को समझते हैं कि गेस्टोल्ड का अर्थ क्या होता है। गेस्टोल्ड एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है किसी चीज को किस तरह से रखा गया है, ठीक है। इसका जर्मन भाषा का ये शब्द है गेस्टोल्ड, और अर्थ है कि किसी चीज को किस तरीके से रखा गया है या एक साथ रखा गया है, ठीक है, इसका अर्थ ये होता है। अब देखिए इसको समझते हैं कि यह क्या कह रहा है। और अंतर्दृष्टि, इसमें एक शब्द है अंतर्दृष्टि, तो अंतर्दृष्टि क्या होता है ये भी आप समझो। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत का अर्थ ये होता है कि व्यक्ति अपनी पूरी परिस्थिति को, कोई भी व्यक्ति है वो अपनी पूरी परिस्थिति को अपनी मानसिक शक्ति से, अपने दिमाग से, ठीक है, अच्छी तरह समझ लेता है या सीख लेता है, उसे कहते हैं अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत। अर्थात कि जब व्यक्ति अपने अंदर, जो पहले बात तो उसके आसपास की जो परिस्थिति है, उस पूरी परिस्थिति को वो अपने मस्तिष्क से जब पूरी तरह से अच्छी तरीके से समझ और सीख लेता है, इसे कहते हैं अंतर्दृष्टि अधिगम, ठीक है, इनसाइट लर्निंग। ओके, तो ये होती है इनसाइट लर्निंग। अब सीखने के इस सिद्धांत को गेस्टोल्ड सिद्धांत, पूर्णाकार सिद्धांत, पूर्णाकार सिद्धांत वही है क्योंकि आपने सभी चीजों को एक साथ रखा। गेस्टोल्ड यानी क्या हुआ, एक साथ रखना, सारी चीजें एक साथ आ गई, एक साथ, ठीक है। ध्यान रखना कि ये क्या कहता है, सारी चीजें जो है एक साथ हैं। तो पूर्णाकार सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, सोच का सिद्धांत, पूर्ण से अंश का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत आदि नामों से पुकारा जाता है, ठीक है। इस संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति, ये सिद्धांत के से संबंधित व्यक्ति कौन है? मैक्स वर्दीमार, कोहलर, कोफा, कर्ट लेविन थे। ये गेस्टोल्डवादी कहलाए। तो अगर एग्जाम में आता है निम्न में से कौन सा गेस्टोल्डवादी है, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 4 लोग जो हैं गेस्टोल्डवादी कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल, ठीक है। तो गेस्टोल्डवादी कौन है? ये 4 लोग हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना है। फिर इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो गेस्टोल्ड सिद्धांत कहलाया। गेस्टोल्ड जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है एक ऐसी समग्र या पूर्ण रचना, हमने बोला सब कुछ एक साथ आ जाएगा, जिसकी विशेषता का पता करके उसके संपूर्ण गुणों से चलता है, मतलब कि उसके, ना कि उसके अवयवों के अवलोकन से। इसका कहना है कि यदि किसी चीज की, किसी कोई वस्तु है या कोई भी चीज है, उसके संपूर्ण गुणों का अगर अध्ययन करना है तो आपको पूरी वस्तु से पता चलेगा, संपूर्ण गुणों से पता चलेगा, ये नहीं कि इसके एक छोटे से टुकड़े से आप देख के बता दोगे, इसका ये कहना है, ठीक है। तो छोटे से टुकड़े से पता नहीं चलेगा, जब आप पूरी चीजों को एक साथ देखेंगे तभी पता चल पाएगा। इसका अर्थ होता है समग्र आकृति यानी पूर्ण आकृति या पूर्णाकार, एट अ होल, ये पूरा का पूरा, ठीक है, इसका अर्थ होता है पूरा का पूरा, ठीक। इन्होंने मेंटेलिटी ऑफ एप्स पुस्तक लिखी। जब कोई व्यक्ति परिस्थिति से के भिन्न भिन्न पहलुओं को नए तरीके से प्रत्यक्षण कर, मतलब देखकर उसके आपसी संबंधों को समझ जाता है, तो उन्हें उसमें सूझ या अंतर्दृष्टि उत्पन्न होती है, जिसे मनोवैज्ञानिकों ने आहा अनुभव भी कहा है। कोहलर ने सर्वप्रथम अंतर्दृष्टि और सूझ शब्द का प्रयोग किया था। पिछले लास्ट टाइम के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि यह सिद्धांत किससे रिलेटेड है, और इसका आंसर था कोहलर। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन आ जाए कि आहा अनुभव किस सिद्धांत से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि अंतर्दृष्टि अधिगम या इसी को गेस्टोल्ड सिद्धांत या सूझ के सिद्धांत से संबंधित है। क्या? आहा अनुभव। ओके, ये कह रहा है कि यदि जब आप किसी चीज के बारे में पूरी तरह से जान लेते हैं तो आपको अच्छा अनुभव होता है कि मतलब हाँ अब मुझे सारी चीजें पता है, तो इसी को इसने आहा अनुभव कहा। हम कुछ कार्यों को करते हुए सीखते हैं और कुछ को दूसरों को करते हुए देखकर सीखते हैं। कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम बिना बताए अपने आप सीख लेते हैं। इस प्रकार के सीखने को सूझ द्वारा सीखना कहते हैं। इस संबंध में गुड का कथन है, गुड एक चिंतक थे जिनका कथन है कि सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित और तात्कालीन ज्ञान है। गुड कहते हैं कि कोई वास्तविक स्थिति, कोई स्थिति है, उसका आकस्मिक उसी समय एक निश्चित और जो तात्कालिक ज्ञान होता है वही सूझ कहलाता है। कोहलर का प्रयोग, अब देखो इसमें कोहलर ने प्रयोग भी किया है, वो सिद्धांत दिया, अब इसका प्रयोग सुनो, इसने प्रयोग में क्या कहा।
तो कोहलर ने कई तरह के पशुओं जैसे वन मानुष यानी चिंपैंजी, बंदर, मुर्गी और कुत्ते पर प्रयोग किए हैं, परंतु उसके द्वारा 1913 से 1918 के बीच में सुल्तान नामक, इसका नाम सुल्तान था, ध्यान रखना, किसका नाम, चिंपैंजी यानी वन मानुष का नाम सुल्तान था, पर किया गया प्रयोग सर्वाधिक प्रचलित हुआ। इस पर जो इसने प्रयोग किया वो सबसे ज्यादा फेमस हुआ। सूझ का सिद्धांत कोहलर द्वारा किए गए कुछ प्रयोगों पर आधारित है। गेस्टोल्ड शब्द से आशय समग्रता या संपूर्णता से है, और गेस्टोल्ड वादियों का मानना है कि बुद्धिमान प्राणी किसी समस्या के उत्पन्न होने पर तुरंत अनुक्रिया नहीं करता, मतलब तुरंत रिएक्शन नहीं देता है, ओके, और बल्कि क्या करता है, उस समस्या को समझने का पूरा प्रयास करता है, और जैसे ही अचानक उस समस्या की सूझ उस प्राणी के मस्तिष्क में आती है वह क्रियाशील हो जाता है। अर्थात कि यदि कोई समस्या आई तो वो तुरंत रिस्पॉन्स नहीं करेगा, पहले वो देखेगा, सारी चीजों को समझेगा, सारे आयाम को समझेगा, और पूरी वस्तु स्थिति को समझने के बाद फिर वो रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कोहलर, कोफ्फा और वर्दाइमर का सूझ का सिद्धांत। ठीक है, इन लोगों ने भी एक सूझ का सिद्धांत दिया। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टोल्ड मनोवैज्ञानिक कोहलर, कोफ्फा और वर्दाइमर ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार प्राणी किसी नवीन कौशल को प्रयत्न तथा भूल से नहीं सीखता, मतलब करा असफल हुआ, फिर करा असफल हुआ, ऐसे नहीं सीखता, बल्कि वह सूझ से सीखता है। ठीक है, ये कह रहा है इसका कि बार बार कोशिश करके फेल होने के कारण वो नहीं सीखता है कोई नया कौशल, वो उसको सूझ से सीखता है। गेस्टोल्ड वादियों के अनुसार गेस्टोल्ड यानी आकृति एक समग्र है, अर्थात वही मैंने बोला पूरा है। ठीक है, जिसकी विशेषताएं समग्र की आंतरिक प्रकृति द्वारा लगाई जाती हैं, ना कि उसके व्यक्तिगत तत्वों की विशेषताओं द्वारा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको आप कैसे समझेंगे, इसको समझने के लिए मैं आपको भी एक एग्जाम्पल बताऊंगी, आपको समझ में आएगा। जब कोई व्यक्ति किसी नवीन परिस्थिति में आता है तो वह उस परिस्थिति के विभिन्न अंगों में पारस्परिक संबंध स्थापित करता है, वह संपूर्ण परिस्थिति को समझकर उसके अनुसार प्रतिक्रिया करता है। परिस्थितियों को ठीक से समझना ही उसकी सूझ का परिचायक है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल समझो, ऐसे एग्जाम्पल बताऊंगी आप कभी भूल नहीं पाओगे। ये क्या कहता है कि कोई व्यक्ति है, वो किसी एक चीज से प्रभावित होकर एक व्यक्तिगत तत्व से वो रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक लड़की है, उसका विवाह हुआ और वो शादी होकर नए घर अपने ससुराल में गई। जब वो ससुराल पहुंची तो उसने देखा कि सास तो मुझसे बहुत प्रेम से बात करती है, हस्बैंड भी मुझसे बहुत प्रेम से बात करते हैं, देवर भी बहुत प्रेम से बात करते हैं, नंद भी बहुत प्रेम से बात करती है, घर के सारे लोग बहुत अच्छे हैं, सभी बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, पर एक बुआ सास है। ठीक है, मान लीजिए कोई एक बुआ सास है, अब उसकी बुआ सास जो है वो हर बात में, शादी में जैसे ही वो आई, अरे इसकी साड़ी अच्छी नहीं है, फिर थोड़ी देर बाद उसने कुछ किया, अरे इससे ये भी नहीं बनता सॉरी, फिर थोड़ी देर बाद इसके मम्मी पापा ने तो ये भी नहीं दिया। यानी वो बुआ सास क्या कर रही है, हर चीज में उसको ताने दे रही है। तो क्या वो बहू इस बात पर हर बात पर रिएक्ट करेगी? क्या नहीं करेगी, वो पहले सुनती रहेगी, वो सबका व्यवहार देखेगी पहले कि ये क्या बोल रहा है, सास क्या बोल रही है, कि हस्बैंड क्या बोल रहा है, फिर ये मेरे ससुर क्या बोल रहे हैं, फिर और रिश्तेदार क्या बोल रहे हैं। उसने सबका व्यवहार देखा, आखिरी में उसने निष्कर्ष क्या निकाला, उसने क्या किया, परिस्थिति को ठीक से समझा। पहले तो जब उसने ठीक से समझ लिया कि सब तो बहुत अच्छे हैं पर ये एक ही व्यक्ति है जो बार बार कमेंट कर रहा है, तो वो क्या करेगी, अपना सूझ का परिचय यहां पर देगी। अर्थात उसको अब ये समझ में आ गया है कि इस एक व्यक्ति के कमेंट पर मुझे लड़ाई नहीं करनी, क्योंकि बाकी तो सब कुछ बहुत अच्छा है। ठीक, तो इस प्रकार से कोई व्यक्ति जब किसी नवीन परिस्थिति में आता है, यानी जैसे वो नए अपने ससुराल में आई, तो वो उस परिस्थिति के विभिन्न अंगों में पारस्परिक संबंध स्थापित करेगा, मतलब वो सब चीजों को देखेगा, उस परिस्थिति को देखेगा, घर को देखा उसने, लोगों को देखा, सबके व्यवहार को देखा, और संपूर्ण परिस्थिति को समझकर उसने ओवरऑल सबके रिएक्शंस को देखने के बाद फिर प्रतिक्रिया दी, और उसने अपनी सूझ निकाली कि सिर्फ एक इस व्यक्ति के एक कमेंट का जवाब देना कोई आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि बाकी सब तो बहुत अच्छा है। ठीक
ठीक है। तो इस एक व्यक्ति के पीछे मैं अपना व्यवहार खराब नहीं करूंगी। ओके, तो ये होता है सूझ का सिद्धांत। ये मैंने एक वैसे एग्जाम्पल से समझाया है। वैसे ये सूझ का सिद्धांत जो है ये इन लोगों ने लर्निंग के लिए दिया कि हम कैसे सीखते हैं, लेकिन एक नई परिस्थिति में जाकर व्यक्ति सीखता ही है और अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार निर्णय करता है पूरी परिस्थितियों को देखकर। तो ये वैसा ही है, ठीक है। अब देखिए अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की विशेषताएं। तो हमारी सीखने की अंतर्दृष्टि यानी सूझ से सीखने की क्या विशेषताएं होती हैं। तो संपूर्ण इकाई का बोध। तो पहले हमने क्या होता है सारी चीजों को देख लिया कि ये सिद्धांत द्वारा ये स्पष्ट हो जाता है कि सीखने के लिए किसी तथ्य को संपूर्ण इकाई के रूप में समझना जरूरी होता है। मतलब हम किसी एक फैक्ट के आधार पे बात नहीं कहेंगे, हम जो होल है होल के आधार पे पूरी चीजों के आधार पर ही हम अपना रिएक्शन देंगे, सीखेंगे, ठीक है, कि हम सारी चीजों को देख के सीखेंगे। दूसरा क्या है ज्ञान का स्थानांतरण। तो सूझ के माध्यम से या अंतर्दृष्टि के माध्यम से ही ज्ञान का स्थानांतरण होता है। अर्थात एक स्थिति में सीखी गई बात का दूसरी स्थिति में आसानी से प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। जब हम अपने जीवन में धीरे धीरे सारी चीजें सीखते हैं, तो हमने किसी परिस्थिति पे सीखा कि मान लीजिए हाँ ऐसा समझिए कि कहीं पर पानी पड़ा हो या पानी हो या फर्श पर साबुन हो, फर्श धुला हुआ हो, ठीक है, फर्श को पानी से धो दिया गया है, तो हम क्या करेंगे संभल के चलेंगे कि कहीं गिर ना जाए, ये एक चीज होगी। तो यही सिद्धांत हम कहाँ लगाते हैं कि जब बारिश हुई और पूरी रोड पे कीचड़ है तो हम क्या करते हैं फिर धीरे धीरे चलते कहीं फिसल के गिर ना जाए, ठीक है। अब इसी के साथ एक और चीज समझिए, जहां मान लीजिए खूब सारे कपड़े धुल रहे हो और खूब सारा फर्श पर साबुन हो, साबुन वाला पानी हो, तब भी आप यही सिद्धांत लगाएंगे और आराम से चलेंगे कहीं मैं गिर ना जाऊं। परिस्थिति अलग अलग है लेकिन ज्ञान तो आपका एक ही है। तो ज्ञान का स्थानांतरण क्या हुआ, एक स्थिति में आपने कोई बात सीखी तो वही दूसरी स्थिति में आसानी से उसका आप प्रयोग करते चलते हैं, ठीक है। अब समाधान का अचानक सूझना। समाधान कैसे सूझता है, ठीक है। तो अंतर्दृष्टि द्वारा समाधान एकाएक सूझता है। इसमें लंबे समय तक चिंतन करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। सपोज दैट आपने कोई परिस्थिति देखी तो जरूरी नहीं है उसके लिए आप लंबे समय तक चिंतन करेंगे। जैसे आपने बारिश हुई, आप गए और कहीं रास्ते पर कीचड़ है, अब आपको जाना है, तो अब आप खड़े होकर चिंतन थोड़ी करेंगे कि अब मैं जाऊं या ना जाऊं, आपको जाना है, आप आराम से निकल जाएंगे। तो ये क्या है, एकाएक सूझता है, इसके लिए कोई लंबे समय तक चिंतन नहीं करना है। सामान्यीकरण की शक्ति। विषय वस्तुओं व समस्याओं को देखकर सीखने वाला व्यक्ति उन्हें सामान्यीकृत कर देता है। अर्थात क्या करता है, यदि उसने किसी अन्य समस्या से चीजें सीखी हैं तो उसको फिर वो कोशिश करेगा कि सामान्य जगह वो कहीं पे भी यदि लागू होती है तो वो उसको लागू करेगा। वस्तुओं का नया रूप। समस्या से जुड़ी वस्तुएं नवीन रूप में प्रकट होने लगती हैं, ठीक है। फिर व्यवहार में परिवर्तन आएगा। व्यवहार में अंतर्दृष्टि के माध्यम से सीखे गए ज्ञान द्वारा परिवर्तन आता है, ठीक है। सूझ की उपलब्धि हेतु समस्या का होना जरूरी माना गया है। तो मान लीजिए रोड पे कीचड़ ही नहीं है तो आप कैसे अपनी बुद्धि लगाएंगे कि इसको कैसे पार करना है। भाई कोई समस्या भी तो होना चाहिए, तभी तो वो सूझ आएगी, आप सोच विचार करेंगे, ठीक है। समस्या के प्रति उत्सुकता या एकाग्र चित्तता, अवधान एवं प्रयास का होना जरूरी होता है, ठीक है। और समस्यात्मक परिस्थितियों के बीच अंतः संबंध स्थापित करना आवश्यक होता है। आपस में कैसे उनका संबंध स्थापित होगा, समस्याओं की परिस्थितियों के बीच में वो पहले जरूरी होगा, तभी फिर आगे बात बनेगी। अब जैसे उस वन मानुस सुल्तान, जो सुल्तान नाम का वो था, चिंपैंजी था, उसके समान ही बालक और व्यक्ति द्वारा भी सूझ द्वारा सीखते हैं। मतलब कि जो बच्चे हैं, बालक हैं, बच्चे हैं, और जो व्यक्ति है वो भी वो चिंपैंजी पे जो उसने प्रेक्षण किया तो उसने कहा कि जैसा चिंपैंजी सीखते हैं ऐसे ये भी सीखते हैं, ऐसे ये सूझ का परिचय देते हैं। अब इसके शैक्षिक निहितार्थ क्या होते हैं कि इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, ठीक है। तब देखिए यह सिद्धांत रचनात्मक कार्यों के लिए लाभप्रद है। यह बालकों की बुद्धि, कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास करता है। गणित, विज्ञान, व्याकरण जैसे कठिन विषयों के लिए भी बहुत लाभप्रद है। यह सिद्धांत समस्या समाधान के लिए सर्वोत्तम उपयोगी सिद्ध होता है। इस सिद्धांत के माध्यम से पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र निकाला जाता है। इस सिद्धांत में खोज विधि का जन्म हुआ। पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक होती है, अनुसंधान के क्षेत्र में उपयोगी है
और चूंकि छोटे बालकों का मानसिक विकास पूर्ण नहीं हो पाता, इस दृष्टि से उनके लिए प्रयत्न व भूल द्वारा सीखना उपयुक्त होता है। जो छोटे बच्चे ये कर करके सीखेंगे, ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका मानसिक विकास पूरा नहीं होता। किशोरावस्था के बालकों व बड़ी कक्षाओं जिनका बौद्धिक विकास पूर्ण हो जाता है, उनके लिए ये वाली जो लर्निंग है, ये मतलब अंतर्दृष्टि सिद्धांत लर्निंग में यूजफुल होता है। और यह यांत्रिक रूप से सीखने का विरोध करता है। मतलब ये क्या कहता है कि यांत्रिक रूप से नहीं सीखना, चीजों को समझकर सीखना है। और यह सिद्धांत उच्च बुद्धि लब्धि वाले प्रतिभाशाली एवं सृजनशील बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी होता है। उद्देश्य स्पष्ट होने पर ही अंतर्दृष्टि का विकास होता है, ठीक है। मतलब कोई चीज में जब उसका उद्देश्य स्पष्ट होगा तभी उसकी आंतरिक दृष्टि का, अंतर्दृष्टि का विकास होगा, उसकी सूझ का विकास होगा। इसमें से ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता कि किस लिए लाभप्रद है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो है किस किस चीज में इसको उपयोग में लाया जा सकता है, ठीक है। अब हम देखेंगे उसुबेल का सीखने का सिद्धांत। उसुबेल के सीखने का सिद्धांत, उसुबेल क्या कहते हैं? उसुबेल ने अपने सीखने के सिद्धांत में सीखने के निम्न 4 प्रकार का वर्णन किया है। इसने बोला रटकर सीखना, यानी विषय वस्तु को बिना समझे हूबहू सीखना, कोई मतलब नहीं क्या लिखा है, सीधे रट्टा लगा और सीख लो। दूसरा होता है अर्थपूर्ण सीखना, मतलब उसका अर्थ समझ लो और फिर आत्मसात कर लो। अभी जो आप कर रहे हो ना, वही है, अर्थ समझ के याद कर रहे हो। और जो बच्चे बचपन में याद करते पहाड़ा, वो क्या है? वो रटकर सीखना है, ठीक है। फिर अभिग्रहण करना, यानी वस्तु को हूबहू और समझकर सीखना, ठीक है। और अन्वेषण, यानी विषय वस्तु में नए विचार की खोज कर उसे सीखना। जो लोग रिसर्च करते हैं वो लोग इस प्रकार से सीखते हैं, ठीक है ना, अन्वेषण करते हैं। अब कर्ट लेविन का सीखने का क्षेत्रीय तल रूप क्षेत्र का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फील्ड ऑब्लिक स्पेस, इस सिद्धांत के जन्मदाता कर्ट लेविन है। ये कर्ट लेविन ने दिया, एक रसायन शास्त्री मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने ये सिद्धांत 1914 में दिया। एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि सिद्धांत कब दिया था, ठीक है, पूछेगा कि किसने दिया था, क्या था। इस सिद्धांत को सदिश मनोवैज्ञानिक सिद्धांत या जीवन दायरा सिद्धांत, लाइफ स्पेस थ्योरी भी कहा जाता है। मुझे लगता है कि एग्जाम में इस बार ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको अच्छे से याद करना। इन्होंने जीवन में वातावरण को अधिगम का आधार माना। इसने बोला कि देखो लर्निंग का बेस क्या है, वो एनवायरनमेंट, उसका वातावरण है, ठीक है, जो व्यक्ति के जीवन की बाधाओं पर विजय दिला सके। कर्ट लेविन को संगठनात्मक विकास का जनक भी माना जाता है, ठीक है, संगठनात्मक विकास का जनक। ओके, व्यवहार व्यक्ति तथा वातावरण का उत्पाद है। कोई भी व्यवहार जो है वो व्यक्ति और वातावरण का उत्पाद है, मतलब व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उससे प्रभावित होकर वो व्यवहार करेगा। कर्ट लेविन ने मानव व्यवहार की व्याख्या जीवन क्षेत्र यानी लाइफ स्पेस के आधार पे की है। बालक को वातावरण यानी उसका एनवायरनमेंट में अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती हैं, जिसे वह दूर करता है और अपने उद्देश्य पर पहुंचता है ना। और उद्देश्य कभी धनात्मक और कभी ऋणात्मक शक्तियां रखते हैं। बाधाओं पर विजय पाने के लिए उसे प्रेरणा मिलनी चाहिए, नहीं तो वह निराश हो जाएगा। भाई कोई बच्चा है, यदि कोई ऑब्स्टेकल आया, कोई उसमें रुकावट आई, तो क्या है, उसको जो है उसको प्रेरणा मिलनी चाहिए कि नहीं आप जीत जाओगे, तभी उसे वो उस बाधा को पार करके और आगे बढ़ पाएगा। और यदि आपने उसको प्रेरणा नहीं मिली तो वो क्या होगा, वो निराश हो जाएगा, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो जो छोटे बच्चे रहते हैं, आपने देखा होगा कि जब भी वो कोई काम करते तो क्या होता है, उनको बहुत प्रोत्साहन देती है टीचर की, नहीं वेरी गुड, और हर चीज में उनको गुड देगी, हर 2 लाइन लिखा है तब भी गुड देगी। क्यों? क्योंकि जब उसको प्रेरणा मिलेगी तो वो और आगे बढ़ेगा, प्रेरणा मिलेगी तो और आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब कर्ट लेविन ने लर्निंग के जो है 4 चरण बताए। उन्होंने बोला कि लर्निंग जो है निम्न 4 चरणों में होना आवश्यक है। सबसे पहले आकांक्षा का स्तर, फिर आकर्षक उद्देश्य, स्मृति की गति, पुरस्कार व दंड। मतलब सबसे पहले तो उसको खुद आकांक्षा होनी चाहिए पढ़ने की। दूसरा, पढ़ते समय क्या होगा, सीखने का क्या उद्देश्य भी आकर्षक होना चाहिए। फिर स्मृति की गति की कितनी जल्दी जल्दी उसकी मेमोरी काम कर रही है, याद कर रहा है या सीख रहा है। और फिर पुरस्कार और दंड कि भाई अच्छा काम कर रहा है पुरस्कार मिल रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो फिर दंड मिल रहा है। यह सिद्धांत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, मतलब टीचिंग जो सीखने की जो लर्निंग है ना, टीचिंग लर्निंग में के तहत संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षण
और अवलोकन पर विशेष बल देता है, मतलब कि कैसे सामने की परिस्थिति सामने है और वो उसको उस परिस्थिति को कैसे देख रहा है, उसका कैसे अवलोकन कर रहा है, इस पे बल देता है, जो कि समस्या समाधान की ओर अग्रसर करता है। मतलब उसको ऐसा ज्ञान दिया जाता है कि वो देखकर ये सीखे, समझे, उसका अवलोकन करे और अवलोकन के पश्चात यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान करने की ओर आगे बढ़े। यहाँ पर सीखने का तात्पर्य समस्या समाधान की क्षमता से है, अर्थात ऐसा सीखना है कि समस्या समाधान की क्षमता जो है विकसित हो जाए। अर्थात यह वांछित है कि शिक्षक विद्यार्थी को उसके लक्ष्य एवं बाधाओं से स्पष्ट रूप से परिचित करवाए। अर्थात शिक्षक का क्या काम होता है कि वो विद्यार्थी को बताए कि देखो आपका लक्ष्य ये है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैं आपकी शिक्षक हूँ, आप स्टूडेंट हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका गोल क्या है, सुपरवाइजर बनना है, एग्जाम पास करना है। तो मैंने आपको बताया आपको 170 प्लस नंबर लाने हैं किसी हाल में, 170 प्लस, 170 से ज्यादा नंबर लाने हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया लक्ष्य। अब मैंने बाधा क्या बताई कि देखो दो चीज हो सकती है, एक तो अभी से नहीं पढ़ोगे तो एक साथ नहीं पढ़ पाओगे, तो मैंने आपको बता दिया, इसलिए रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो, रोज याद करते चलो, फैक्ट को पूरा याद कर डालो, ठीक है। दूसरा क्या बताया, अपने दिमाग को ऐसी प्रोसेस करो कि 4 में से 1 छांट पाए, ये मैंने बताया। तो क्या है, आपके लक्ष्य बताए और आपकी बाधाओं से भी आपको स्पष्ट रूप से आपका परिचय करा दिया कि ये सब बाधाएं हैं। शादी ब्याह दुनिया के जितने भी काम है सब छोड़ दो, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है। और पुरस्कार से प्रेरित बालक किसी कार्य को सीखने के लिए अधिक प्रयास करता है, ठीक है। यदि किसी बच्चे को सीखने पे पुरस्कार मिलेगा तो वो क्या करेगा, और जल्दी सीखने का प्रयास करेगा, ज्यादा सीखने का प्रयास करेगा। जबकि यदि उसे दंड मिलेगा या भय मिलेगा तो वो प्रेरित नहीं हो पाता, मतलब वो डरता है। तो दंड और भय से बच्चा सीखेगा नहीं इतना जल्दी जितना कि वो किससे सीखेगा, प्रेरणा से। कर्ट लेविन ने अपने इस सिद्धांत में 4 बातों का उल्लेख किया, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, जीवन दायरा, लाइफ स्पेस। इसमें ये क्या कहते हैं, कर्ट लेविन क्या समझाते हैं, वो कहते हैं कि देखो एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में आएगा कि लेविन के सिद्धांत में इनमें से कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो 4 हैं, तो जीवन दायरा, सदिश, टोपोलॉजी और एक और नीचे है, बता दे रही हूं, ये कर्षण शक्ति, ठीक है। ये 4, ये पहले याद कर लो, ये है, ठीक है। अब इसको याद करने के बाद इसके अंदर मोटा मोटा क्या चीज है, बस उत्तर पढ़ना है, ज्यादा ये सब याद थोड़ी करना है, ये सिर्फ समझने के लिए है। यदि लिखेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये एक्चुअली क्या है, इसलिए आपके समझने के लिए सब लिखा जाता है। तो ये जीवन दायरा क्या कहता है कि जीवन विस्तार व्यक्ति तथा व्यक्ति के संपूर्ण वातावरण को कहते हैं। मतलब कोई व्यक्ति है, ये एक हो गया व्यक्ति, और इसके आसपास का वातावरण, ठीक है, ये सबको मिला लिया तो क्या हुआ, उसका जीवन विस्तार, यानी क्या हुआ, लाइफ स्पेस, ये है, ठीक। आगे समझ में, वातावरण से तात्पर्य प्राकृतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण से है, जिसमें व्यक्ति लगातार संघर्ष करता है, उससे प्रभावित होता है। प्रत्येक मनुष्य की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जिन्हें पूर्ण करने के लिए वो इस वातावरण में अनुक्रिया करता है। मूलभूत आवश्यकताएं क्या, रोटी, कपड़ा, मकान और सारी चीजें, सीखने के लिए, जिंदा रहने के लिए जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ठीक है। खाना खाना, नहाना, ये सारी चीजें। व्यक्ति जीवन क्षेत्र में रहते हुए अपनी तमाम जरूरतों को पूरा करने हेतु अनेक प्रयास करता है। यही आवश्यकताएं व्यक्ति में तनाव उत्पन्न करती हैं एवं व्यक्ति उन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है, ठीक है। इस दौरान कई अवरोध आएंगे जिन्हें पार करके वह अपनी आवश्यकता के लक्ष्य को प्राप्त करता है। स्मरण रहे, यानी ध्यान रहे कि एक लक्ष्य की प्राप्ति के बाद पुनः नई आवश्यकता जन्म ले लेती है और यही क्रिया बार बार दोहराई जाती है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल समझो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक बच्चा है जो फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है, फर्स्ट क्लास में है। अब उसने क्या किया, इस साल खूब पढ़ाई करी और पास होके अब वो क्या हुआ, अब सेकेंड क्लास में गया। तो अभी इस साल, अभी इसका लक्ष्य क्या था कि पहली क्लास पास कर लूं। अब जैसे ही उसने इस लक्ष्य को प्राप्त किया तो क्या हुआ, अब वो सेकेंड क्लास में पहुंच गया। अब उसका लक्ष्य क्या हुआ, सेकेंड क्लास पास करूं। अब जैसे ही इसको प्राप्त कर लेगा फिर वो कहाँ पहुंच गया, थर्ड क्लास में। तब क्या होगा कि अब इसको प्राप्त करूं। तो ऐसे ही क्या होता है कि ये बार बार यही क्रियाएं पूरे जीवन चलती है। 12th पास कर लिया तो बोला अब कॉलेज में एडमिशन लेना है, फिर कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो अब कॉलेज पूरा करना है, फिर कॉलेज पूरा कर लिया तो अब नौकरी चाहिए, नौकरी आ गई तो अब शादी करना है, शादी हो गई तो फिर बच्चे चाहिए।
फिर बच्चे हो गए, अब घर बनाना है, फिर घर बना लिया, अब बच्चों को पढ़ाना है। तो क्या हुआ, जीवन में एक लक्ष्य के बाद एक लक्ष्य, और बार 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 बार, और उसमें क्या होगा, कई अवरोध भी आएंगे, कई ऑब्स्टेकल भी आएंगे। भाई पता चला कि शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही है, पहले नौकरी नहीं लग रही है, बार बार उसने प्रयास किया, फेल हुआ, फिर नौकरी मिली। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, ये इसमें थ्योरी लिखी हुई है। प्रैक्टिकली मैं आपको एग्जाम्पल से इसलिए समझा रही हूं ताकि आप समझ पाए कि ये जीवन दायरा क्या चीज है। ठीक है, अब देखो इसने एक सूत्र भी दिया है। सूत्र क्या दिया है, व्यवहार B इज इक्वल टू F और PE, अर्थात व्यक्ति का व्यवहार क्या होगा। पहले तो फंक्शन एक प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया, और ये प्रक्रिया कैसे निर्मित होगी, मनोवैज्ञानिक व्यक्ति यानी जो ये व्यक्ति है ये क्या सोचता है अपने मस्तिष्क से, और उसका मनोवैज्ञानिक वातावरण कैसा है ये। ठीक है, तो ये सूत्र है। एग्जाम में पूछ सकता है, ये सूत्र दे देगा और पूछेगा कि ये किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए कि लेविन के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, लेविन के सिद्धांत में वो स्पेसिफिक जीवन दायरा नहीं पूछेगा, ये भी मैं बता रही हूं। ठीक है, क्योंकि लेविन के सिद्धांत में उसने एक ही दिया है, एक ही चीज दी है, एक ही सूत्र दिया है चारों में, तो सीधे पूछेगा कि ये किसके सिद्धांत से संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए कि कर्ट लेविन के सिद्धांत से संबंधित ये सूत्र है। ठीक है, अब इस सूत्र में क्या क्या है, ये चारों चीजें भी आपको याद करनी है, क्योंकि ये भी पूछ सकते हैं सूत्र देके कि इसमें से P का अर्थ क्या है। तो पता होना चाहिए मनोवैज्ञानिक व्यक्ति, केवल व्यक्ति नहीं है। ठीक है, तो ये याद करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सूत्र। अब देखो, अब आगे चलो, हम बात करते हैं सदिश की। तो ये क्या कहता है, अब हमने देखा कि एक व्यक्ति है, वो एक आगे आगे बढ़ रहा है जीवन में। ठीक है, अब क्या है इसमें, वो कहते हैं ये सदिश भी होता है। सदिश यानी जिसकी दिशा निर्धारित हो, सदिश यानी दिशा वाला। ठीक है, दिशा के साथ, उसको कहते हैं सदिश। तो सदिश की अवधारणा फिजिक्स में थी, भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स से ली गई है। मनोविज्ञान में सदिश वह बल है, ठीक है, वो फोर्स है जो व्यक्ति के व्यवहार को लक्ष्य की ओर या लक्ष्य से दूर निर्देशित करता है। वेक्टर में एक विशेष दिशा में जाने की प्रवृत्ति होती है। वेक्टर में दिशा, शक्ति और प्रयोग बिंदु का समावेश होता है। मोटा मोटा समझो, देखो यही वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये जो बच्चा है, ये जो व्यक्ति है, ठीक है, ये क्या किया, फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में गया, तो इसकी दिशा क्या, एक दिशा में ये चल रहा है। अब मान लीजिए वो 10th क्लास में पहुंचा, ठीक है, और 10th क्लास में मान लीजिए उसको सप्लीमेंट्री आ गई, ये अवरोध आ गया। ठीक है, सप्लीमेंट्री आ गई, अब वो क्या है, उसको क्या करना है, फिर सप्लीमेंट्री के एग्जाम देके पास होना है। लेकिन क्या होगा, मान लीजिए यदि उसकी दिशा बदल जाए, वो इस दिशा में, ये दिशा है कि हम सप्लीमेंट्री एग्जाम देंगे और पास होंगे। ठीक है, अगर वो इस तरफ ना जाके अपने लक्ष्य से दूर जाने लगे, अपनी दिशा बदल ले, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इसको लक्ष्य से दूर ले जा सकता है। ठीक है, एक दिशा क्या हो गई, लक्ष्य से दूर वाली हो गई, और एक दिशा क्या हो गई, लक्ष्य के पास वाली हो गई। तो ये जिस दिशा में चलेगा, तो ये वही कह रहा है कि ये दिशा की बात कर रहे हैं कि ये दिशा से चलता है। तो क्या होगा, एक लक्ष्य क्या होगा, एक लक्ष्य की ओर ले जाएगा, और एक क्या होगा, ये जो व्यक्ति का व्यवहार है ना, यानी ये जो व्यक्ति का व्यवहार है, तो इसने क्या बोला, ये सदिश क्या होता है कि एक व्यक्ति का व्यवहार है, या तो उसको लक्ष्य की ओर ले जाएगा या लक्ष्य से दूर ले जाएगा। तो जब एक विशेष दिशा में जाने की प्रवृत्ति होती है, तो इसी को सदिश कहते हैं, कि जब एक निश्चित दिशा में जाएंगे तो उसी को क्या कहेंगे, सदिश कहेंगे। अब है टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी क्या होती है, इस शब्द की अवधारणा में कर्ट लेविन ने बोला कि ये गणित के क्षेत्र यानी ज्यामिति आदि से संबंधित है, ज्यामिति की आकृति से। और इसमें है 3 चीजें, देखो, अंडाकार है, षट्भुज और वृत्ताकार है। ठीक है, तो अंडाकार क्या हो गया, ऐसे हो गए अंडाकार, ये हो गया षट्भुज, और ये हो गया वृत्ताकार। ठीक है, तो ये तीनों बंद आकृतियां हैं। देखो, तीनों बंद आकृति है, तीनों सीमाओं से घिरी हुई हैं, और आकार में भिन्न भिन्न होने के बावजूद टोपोलॉजी की भाषा में समान मानी जाती है। टोपोलॉजी का मतलब यह है कि एक ऐसी भाषा जिसमें ये भिन्न भिन्न आकृतियों को समान माना जाता है। क्यों, अब देखो, इसमें पूरा विधिवत लिखा हुआ है कि एक रबर बैंड है, रबर है, इससे क्या है, इसको भिन्न भिन्न आकृतियों में खींचकर ये सब बना सकते हैं अपन। ठीक है, इसी प्रकार मानव के जीवन दायरे में प्रत्यक्षीकरण और अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप आने वाले विभिन्न परिवर्तनों को प्रदर्शित करने हेतु लेविन ने टोपोलॉजी का प्रयोग किया।
ज्ञातव्य है कि मानव का जीवन दायरा नई नई शक्ल या रूप धारण कर लेता है, फलस्वरूप चाहे जैसा भी हो किंतु जीवन दायरा मूलतः वैसा ही बना रहता है। ठीक है, अब इसको समझो ये क्या कह रहा है। इसका कहने का अर्थ ये है कि जैसे एक रबर बैंड लो, एक रबर बैंड है, उसको ऐसा खींचेंगे ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा खींचेंगे ऐसा बना लेंगे, यहां से पकड़ा यहां से यहां से यहां से, और फिर उसको गोल भी बना लेंगे किसी रबर बैंड को। ठीक है, तो मनुष्य का जीवन क्या है, इसी प्रकार है। मनुष्य का जीवन इसी प्रकार है। मान लीजिए आज मनुष्य के जीवन में सुख है, ठीक है, तो क्या है वो, मान लीजिए ये सुख है, तो अभी वो व्यक्ति सुखी है। ठीक है, फिर मान लीजिए उसके घर में कल किसी की डेथ हो गई, तो वो क्या हो गया, फिर दुखी हो गया। ठीक है, दुखी हो गया। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि ये परिस्थिति में हमेशा रहेगा, नहीं रहेगा। फिर क्या हुआ, थोड़े दिन बाद क्या हुआ, मान लो घर में कोई बच्चे ने जन्म ले लिया, फिर खुशियां आ गई। ठीक है, तो फिर ये आकृति हो गई। तो क्या हुआ, कुल मिला के जीवन तो एक ही है, इस व्यक्ति का जीवन तो एक ही है, लेकिन परिस्थितियों की आकृतियां बदल गई। तो क्या हुआ, उसके जीवन का दायरा जो है वो समय समय पे परिस्थिति तो बदलेगा, लेकिन मूल जो जीवन का दायरा है, जो उसका हमने ऊपर पढ़ा ना, लाइफ स्पेस है, जो हम ये लाइफ स्पेस है ना, वो क्या है, वो मूलतः वैसा ही रहेगा। यानी ये जो हम पढ़ रहे थे जीवन दायरा लाइफ स्पेस, ये वैसा ही रहेगा। केवल ये परिस्थितियां अलग अलग होंगी, ये थोड़ी थोड़ी परिस्थितियां बदल सकती हैं, पर मूल जो है वो वही रहेगा। ठीक है, अब आती है कर्षण शक्ति। तो वैलेंस, कर्षण शक्ति को, कर्षण मतलब आकर्षण समझो। ठीक है, को लेविन ने जीवन विस्तार में कार्यरत धना आकर्षण या प्रतिकर्षण शक्ति के रूप माना। इसने बोला कि देखो जीवन विस्तार यानी वही सबसे पहला वाला लाइफ स्पेस, देखो उसी के इर्द गिर्द चारों चीजें। क्यों, क्योंकि इसी लाइफ स्पेस के अंदर जो है हमारा व्यक्ति है, और इसी के साथ ही तो जो परिस्थिति हो रही है उसी को हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो हमारा व्यक्ति है, इसके जीवन में भाई आकर्षण भी होगा, प्रतिकर्षण भी होगा। मतलब किसी चीज को लेके वो आकर्षित भी होगा और किसी चीज को लेके उसके वो प्रतिकर्षित होगा, मतलब दूर जाएगा, किसी से पास में जाएगा आकर्षण होगा, किसी से दूर जाएगा प्रतिकर्षण होगा। तो क्या होता है, इसने बोला कर्षण शक्ति को दोनों रूपों में प्रयोग किया। ये वातावरण केंद्रित होती है, अर्थात वो कह रहा है कि जैसे इसका वातावरण होगा उस पर निर्भर करेगी। ये धनात्मक और ऋणात्मक रूप से प्रदर्शित की जाती है। यानी धनात्मक है तो पॉजिटिव आकर्षण शक्ति है, और ऋणात्मक है तो क्या है, नेगेटिव प्रतिकर्षण शक्ति है। कर्षण शक्ति के धनात्मक होने पर व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख होगा। ठीक है, और इसके विपरीत जो है ऋणात्मक कर्षण शक्ति लक्ष्य से दूर ले जाएगी। सपोज दैट अब एक एग्जांपल से समझो। अभी देखो 14 फरवरी आने वाला है, क्या है, वैलेंटाइन डे है। ठीक है, अब देखो वैलेंटाइन डे है तो आपको कोई लड़का है उसको अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना है। ठीक है, तो अब 14 फरवरी आने वाला है, उसने सोच लिया कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करूंगा। मान लो यही व्यक्ति है। ठीक है, अब ये सोचता है मैं प्रपोज करूंगा, तो उसने 14 तारीख के लिए अभी से प्लान बना लिया कि उस दिन मैं एक लेटर लिखूंगा, फिर उसको एक गिफ्ट भी ला दूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, एक रोज भी ला दूंगा, और फिर मैं उसको सुबह से मैसेज भी कर दूंगा कि मैं तुमको मिलना चाहता हूँ। फिर वो बोलेगी, फिर वो कहेगा कि मैं उसको ये सब सरप्राइज में दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा। ठीक है, ये सारी चीजें हुई, तो ये इसके प्रति आकर्षित हो रहा है। तो क्या हो रहा है, ये धनात्मक आकर्षण है। ओके, क्या हुआ, ये धनात्मक कर्षण शक्ति हुई, वो उसको उसके लक्ष्य की ओर ले जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, अब वो व्यक्ति है और उसकी गर्लफ्रेंड है, मान लीजिए गर्लफ्रेंड है या नहीं भी है, या है लेकिन अब वो देना नहीं चाहता, तो वो क्यों सोचेगा, वो कहेगा जैसी 13 तारीख वैसे ही 14 तारीख, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हम कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं देने वाले हैं। तो ये क्या हुआ, ऋणात्मक हुआ। तो जब ऋणात्मक तो होगा तो क्या होगा, वो उसकी मुलाकात भी नहीं होगी। जब धनात्मक होगा तो क्या होगा, वो ये सब करेगा। तो बस यही है आकर्षण और विकर्षण। समझ गए मेरे ख्याल से, ये इस एग्जाम्पल से तो समझ ही गए होंगे। अब आगे चलिए, सीखने में अंतर्दृष्टि के ही समकक्ष एक और सिद्धांत है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, और जीन पियाजे ने बहुत गजब का सिद्धांत दिया, बहुत अच्छा सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो ये सिद्धांत को बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये सिद्धांत से पिछली बार भी क्वेश्चन आया था और इस बार भी हो सकता है इससे क्वेश्चन आए। तो जीन पियाजे का सिद्धांत है, इसमें ये क्या कह रहा है, क्योंकि इसमें बालक को स्वयं को सीखने और वातावरण के सीखने पर बल दिया जाता है। ठीक है, अब जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजे।
20वीं शताब्दी में स्विट्जरलैंड निवासी थे, ये स्विट्जरलैंड के थे, और इन्होंने मानव विकास के, ह्यूमन डेवलपमेंट के और किशोरावस्था के उन विभिन्न पहलुओं की ओर अपने अनेक लेखों और पुस्तकों के माध्यम से ध्यान दिलाया जिसकी ओर अब तक अन्य मनोवैज्ञानिकों ने ध्यान नहीं दिया था। इन्होंने ऐसी लेख लिखे या पुस्तकें लिखी और ऐसे पहलुओं पर इन्होंने लेख लिखा है जिस पर इसके पहले किसी ने बात नहीं करी थी। ठीक है, इन्होंने जेनेवा में, ये स्विट्जरलैंड में एक शहर है जेनेवा, उसमें लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये याद कर सकते हैं कि लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना जेनेवा में किसने की थी? जीन पियाजे ने। अब इनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, याद कर लेना अगर याद हो जाए तो। वैसे एग्जाम में ऐसा पूछना मुश्किल है लेकिन फिर भी याद कर लेना चाहिए। पढ़ के सुना देती हूं मैं। साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, प्ले, ड्रीम एंड इमिटेशन इन चाइल्डहुड, द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, द ओरिजिन ऑफ इंटेलिजेंस इन चाइल्ड, द कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी इन द चाइल्ड। ठीक है, अब जीन पियाजे के अनुसार बालक वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए समझ का विकास करता है और वह बच्चा अपने मन का निर्माण सक्रिय रूप से करता है। ठीक है, ये परिभाषा याद कर लेना। बहुत सिंपल चीज कह रहा है कि कोई बच्चा है, जब वो पैदा हुआ तो क्या हुआ? आसपास के वातावरण में संबंध बनाया, मतलब आसपास के वातावरण को उसने समझने की कोशिश किया, तो क्या हुआ? उसकी समझ का विकास हुआ, समझा, और उसी से क्या हुआ? उसके मन का निर्माण हुआ। ठीक है, फिर पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास निम्न से उच्चतर चलता है। उसका अर्थ है कि ये जो विकास है, जब बच्चा छोटा होगा तो कम विकास होगा, फिर धीरे 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 ये बड़ा होता जाएगा, मतलब ये नीचे से ऊपर की ओर चलेगा, संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर चलेगा, इसका कहना है। इनकी मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं को विकासवादी मनोविज्ञान का नाम दिया गया। ठीक है, ये याद रखना, इनकी विचारधाराओं को क्या कहा गया? विकासवादी मनोविज्ञान। इसलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक या संज्ञानात्मक विकास का प्रणेता माना जाता है। ये देखो, ये याद करो भैया, ये सब याद करने वाली चीजें हैं क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, आप पियाजे का कथन देखते हैं। एक सेकेंड रुकना। हाँ, पियाजे कहता है, पियाजे का कथन है, इसका अभिमत है कि चिंतन की मात्रा, बच्चे के सोचने की मात्रा बच्चों में प्रायः प्रौढ़ों के समान ही होती है, लेकिन ये चिंतन प्रकार में भिन्न अवश्य होता है। वो कहता है कि जितना कोई बूढ़ा सोचता है ना, उतना ही बच्चे सोचते हैं, लेकिन केवल सोचने का, उनके प्रकार के, उनके सोचने के प्रकार में अंतर होता है। ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है। उन्होंने कहा कि बालक एक नन्हा वैज्ञानिक होता है जो वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ विकसित करता है। अभी अपन ने देखा, उनका यह भी कथन है कि बालक में पहले चिंतन का विकास होता है, फिर भाषा का विकास होता है। मतलब पहले वो सोचना प्रारंभ करता है, चिंतन करना प्रारंभ करता है, फिर वो बोलना प्रारंभ करता है। स्कीमा और प्रतिक्रिया की प्रवृत्ति इंसानों में जन्मजात होती है। अब पहले हम देखते हैं स्कीमा क्या होता है। ठीक है, तो स्कीमा को समझिए। स्कीमा एक ऐसी मानसिक संरचना है ना, एक मेंटल स्ट्रक्चर है जिसमें सामान्यीकरण किया जा सकता है। मानसिक संरचना की व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में स्कीमा कहलाती है, अर्थात किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को स्कीमा कहते हैं। आपको इतना याद रखना है बस, किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को स्कीमा कहते हैं और स्कीमा वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान है। इतना बस, ये लाइन ऊपर वाला याद नहीं करना है, ये नीचे वाला बस याद कर लेना है। ठीक है, अगर स्कीमा आएगा तो आपको सिर्फ इतना ही आएगा। या एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए उसे स्कीमा कहते हैं। बस एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि कोई प्रेरणा वाली वस्तु है तो उसके प्रति एक रिस्पॉन्स, जो कि पता है कि हमको यही रिस्पॉन्स होगा, उसी को स्कीमा कहेंगे। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात है इसमें, वो शब्द थोड़ा भारी है। अब जीन पियाजे के संज्ञानात्मक कार्यविधि की दो प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, सबसे पहली है संगठन। तो सामाजिक संरचना को पुनर्व्यवस्थित करना और उसे स्कीमा से जोड़ना दरअसल संगठन कहलाता है। इससे तात्पर्य बौद्धिक सूचनाओं के संगठन से है। जब यह सूचनाएं मस्तिष्क में संगठित हो जाती है तो संरचनाओं का निर्माण होता है। कुल मिला के सारी सूचनाओं को इकट्ठा कर लिया मस्तिष्क में, तो ये क्या होता है,
और फिर उनको व्यवस्थित कर लिया, तो ये क्या हुआ, संगठन का निर्माण हो गया। इसी को संगठन उन्होंने कहा। ठीक है। अनुकूलन, अपने आप को वातावरण के अनुसार ढालना, पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान में संतुलन स्थापित करना ही अनुकूलन होता है। मतलब कि जो पुराना ज्ञान था और जो नया सीख रहे हैं वो दोनों के बीच में क्या करना, संतुलन स्थापित करना। और इसके अंतर्गत क्या आता है, आत्मसातीकरण, विशिष्ट समायोजन और समाविष्टीकरण नामक 2 प्रक्रियाएं शामिल होती है। तो आत्मसातीकरण में क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ना। ओके, आत्मसातीकरण मतलब पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ना। ठीक है। और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक समस्या के समाधान के लिए पूर्व में सीखी गई मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। ठीक है। संरक्षण, बालक द्वारा वातावरण में परिवर्तन एवं स्थिरता दोनों को समझने की क्षमता तथा किसी वस्तु के तत्व व रंग रूप में हुए परिवर्तन में अंतर करने की क्षमता संरक्षण कहलाती है। ये एक तो आत्मसातीकरण, पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ना, इतना ही याद रखना है। मैं बिल्कुल काम की चीज बता रही हूं और बिल्कुल इसको याद कर लेना है। अब इसमें भी काट छाट मत करना प्लीज, है ना। और संरक्षण क्या होता है कि जब कोई बालक जो है वातावरण में जो परिवर्तन हुआ और स्थिरता आई, तो वो दोनों को समझने की उसकी क्षमता हो गई है, साथ में उसमें क्या परिवर्तन हुआ उसमें भी वो अंतर करने लगता है। ठीक है। तो यही क्षमता क्या कहलाती है, संरक्षण कहलाती है। अब आता है एक समायोजन, एकोमोडेशन। ये क्या कहता है कि पूर्व ज्ञान में आवश्यक परिवर्तन करते हुए नवीन ज्ञान को धारण करना। सॉरी। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि जो आपका पुराना ज्ञान है उसमें क्या कर लो, थोड़ा सा उसने क्या किया, परिवर्तन किया, जो जरूरी था वो परिवर्तन किया और फिर नए ज्ञान को उसके साथ मिला के और उसको ले लिया। तो ये क्या हो गया, समायोजन हो गया। जब उसने क्या किया, पुराने ज्ञान में परिवर्तन करते हुए नया ज्ञान लिया। और आत्मसातीकरण क्या हुआ, पुराना ज्ञान में सीधे नवीन ज्ञान को जोड़ लिया। ठीक है। ये 2 चीजें हो गई, अलग अलग हैं। अब समाविष्टीकरण, तो समाविष्टीकरण क्या हुआ, समाविष्टीकरण की प्रक्रिया में नवीन अनुभव और पूर्व अनुभव के मध्य सामंजस्य स्थापित किया। ठीक है। और नवीन अनुभव में कोई नई जानकारी जोड़कर दोनों में अंतर करते हैं। इसमें क्या कहते हैं, पहले दोनों में सामंजस्य स्थापित करेंगे, फिर अंतर करेंगे और इसी अंतर करने की प्रक्रिया के दौरान सही जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके। अब आती है साम्य धारणा। ये क्या कहता है कि आत्मसातीकरण और समाविष्टीकरण में संतुलन कायम करने की प्रक्रिया है। ठीक है। साम्य धारणा मतलब नया ज्ञान, मतलब क्या किया इसने, सबसे पहले जो पुराना ज्ञान था उसमें, पुराने ज्ञान में और नए ज्ञान में दोनों में सामंजस्य बिठाया। ठीक है। और जो पहले तो पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ा, तो वो क्या हुआ, आत्मसातीकरण हो गया। ठीक है। और समाविष्टीकरण में उसने क्या किया कि पुराने ज्ञान और दोनों के मध्य, नए ज्ञान के मध्य क्या किया, संतुलन लाया। और फिर उसके बाद में क्या चेंजेस आए। ठीक है। दोनों के बीच में क्या अंतर हुआ, क्या चेंजेस हुआ, और फिर उससे उसने सही जानकारी निकाली। ठीक है। और जब ये दोनों के बीच में सामंजस्य बन गया, तो यही क्या हो गई, साम्य धारणा हो गई। ठीक है। किसी नई समस्या का सामना करते हुए यही एक संतुलन बालक को संज्ञान को संतुलित रखता है। मतलब वो क्या करता है, पुराना ज्ञान है उसमें जोड़ा नया ज्ञान, ठीक, फिर पुराना ज्ञान है और दोनों के मध्य सामंजस्य बनाया, और फिर दोनों के बीच में अंतर किया कि दोनों के बीच अंतर क्या है, और फिर अपना निष्कर्ष निकाला। और जब ये दोनों ज्ञान के मध्य उसने सारा संतुलन कर लिया, तो ये क्या बन गई, साम्य धारणा बन गई। ठीक है। इसकी माटा एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कि अनुभव अथवा व्यवहार को संगठित करने की संज्ञानात्मक संरचना। जब आप बहुत सारे अनुभव को संगठित कर लेते हैं या बहुत सारे व्यवहारों को एक साथ ले आते हैं, आपके दिमाग में इसकी संरचना बन जाती है, इसे ही संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। अब होता है विशेष संप्रत्यय, कुछ विशेष अवधारणाएं हैं, उनके बारे में समझ लीजिए कॉन्सेप्ट्स। आत्म केंद्रिकता क्या होती है, जब हम खुद को सेंटर पे रख लें। ठीक है।
और जब हम खुद को सेंटर में रख के कोई निर्णय लेते हैं तो ये क्या कहलाती है? आत्म केंद्रितता कहलाती है। इसमें बालक सिर्फ अपने विचार को सही मानता है, उसे ऐसा लगता है दुनिया की अधिकतर चीजें उसके आसपास चक्कर लगा रही हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एक बच्चा है, वो क्या कहता है, उसको मुझे भूख लगी है तो उसको खाना चाहिए, खिलौना चाहिए, पानी चाहिए, खेलना चाहिए और माँ चाहिए। ठीक है, सब कोई मेरे से बात करेगा। तो जो छोटा बच्चा होता है वो क्या होता है? सेल्फ सेंटर्ड होता है। उसको बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। उसको कोई मतलब नहीं है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बना, उसको कोई मतलब नहीं है कि पापा को ऑफिस में डांट पड़ी, उसको कोई मतलब नहीं है कि मम्मी ने आज एक कप तोड़ दिया है ना। उसको किसी से कोई मतलब नहीं, उसको अपने से मतलब है। तो यही क्या हुआ? सेल्फ सेंटर्ड, यानी आत्म केंद्रिकता, जब खुद को स्वयं को केंद्र में रख लेना। ठीक है, अब आता है एक जीववाद। इसका अर्थ क्या होता है? निर्जीव वस्तुओं में सजीवता का अनुभव करना। मतलब क्या होता है ना, जो छोटा बच्चा है, आप देखे होंगे कि वो खिलौनों से खेलता है। जैसे मान लीजिए उसके पास एक गुड़िया है, ये एक डॉल है ना, ये एक डॉल है। तो वो क्या करेगा? वो इस डॉल को क्या कहेगा? इसको चलो नहलाओ, इसको कपड़े पहनाओ, है ना। ये क्या कहेगा? इसको कपड़े पहनाओ, इसको खाना खिलाओ। और उसमें क्या करेगा? उसमें वो क्या सजीव व्यक्ति का अनुभव करेगा। उसको लगेगा ये भी एक जीवित वस्तु है, ये भी जीवित है। तो यही होता है जीववाद। ठीक है, निर्जीव वस्तुओं में भी वो जब सजीवता ढूंढता है, सजीवता का अनुभव करता है। ठीक है, और फिर क्या हुआ? विकेंद्रीकरण, विकेंद्रण क्या होता है कि एक यथार्थ चिंतन की क्षमता का परिचायक है। मतलब जो वास्तविक रूप से जो सोचते हैं वो है। इसमें यह स्पष्ट होता है कि कोई बालक है किसी समस्या के समाधान के संबंध में किस सीमा तक वास्तविक ढंग से सोच विचार कर सकता है। ठीक है, मतलब कि कोई बच्चा है, यदि उसके सामने कोई समस्या आई तो वो लास्ट वो कहां तक सोच पाएगा। ठीक है, आखिरी उसकी क्या सीमा है, वो कहां तक सोच पाएगा, ये है वो विकेंद्रण। ठीक, कि उसकी लिमिट है, वो बस यहां से यहां तक सोच पाएगा। ठीक है, अब जीन पियाजे के द्वारा दी गई मानव अवस्था की अवधारणा, तो इन्होंने अवस्था की अवधारणाएं भी दी। पियाजे ने कहा कि मानसिक विकास की अवस्था को ही संज्ञानात्मक विकास कहते हैं और ये जीवन पर्यंत चलती, यानी व्यक्ति के मानसिक विकास जो है वो हमेशा होता रहेगा, ऐसा जीन पियाजे ने कहा। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की उम्र के अनुसार 4 अवस्थाएं बताई हैं। इसने 4 अवस्थाएं बताई और ये भी बोला कि ये एक दूसरे पर आश्रित है और निरंतर चलती हैं। तो सबसे पहली क्या है? संवेद पेशीय या संवेदनात्मक अवस्था। ये जन्म से 2 वर्ष तक होती है। ठीक है, इसी अवस्था को क्या कहते हैं? इसी अवस्था को संवेदी मोटर भी कहते हैं। ठीक है, इसी अवस्था को संवेदी मोटर भी कहते हैं। फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है और इसको कहते हैं पूर्व संचालन। पूर्व संचालन। फिर आती है स्थूल या मूर्त क्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 12 वर्ष तक होती है और इसी को कहते हैं ठोस परिचालन। ठोस परिचालन। और ये फिर चौथी औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, ये 12 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक होती है और इसको कहते हैं औपचारिक परिचालन। औपचारिक परिचालन। ठीक है, ये जो 4 अवस्थाएं दी है, कहीं कहीं पे ये 4 चरण भी लिखे होते हैं। 4 चरण। तो ऐसा नहीं कि अवस्था, उसमें एग्जाम में 4 चरण आ गए तो अब आपको पता ही नहीं चल रहा है कि 4 चरण कौन से हैं। फिर आपको कि मैडम आपने तो चरण पढ़ाए ही नहीं थे। तो ये थोड़ा कॉमन सेंस लगाना वहां पर एग्जाम में, कभी कभी वो शब्दों को घुमाकर भी पूछ लेता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए सबसे पहले ये संवेदी पेशीय या संवेदनात्मक या इंद्रिय जनित अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, यानी जन्म से 2 वर्ष तक। तो जीन पियाजे ने अपने पुत्र लॉरेंट, इसने अपने बेटे और 2 पुत्रियां, ये अपनी बेटियों ल्यूसिन और जैकलीन पर ही प्रयोग कर लिया। ठीक है, तो जन्म के समय शिशु बाह्य जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है। भाई जैसे ही वो पैदा हुआ उसको क्या पता कि बाहर संसार में क्या हो रहा है, उसको कुछ नहीं पता। धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ साथ वो अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वातावरण और बाह्य जगत का ज्ञान ग्रहण करता है। वह शिशुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा, स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करेगा। इंद्रियों के माध्यम से सीखना, छोटे छोटे शब्दों को बोलना, अपनों को देख के मुस्कुराना, अपरिचित को देख के डर जाना, ये सब क्रियाएं वो करता है। और जन्म के बाद शिशु क्या करता है? अपनी ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं? आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इसका प्रयोग करता है
और बाह्य जगत से संवेदना ग्रहण करता है, मतलब इमोशंस को ग्रहण करेगा। और फिर क्या करेगा, स्कीमा का विकास होता है। तब क्या होता है, स्कीमा का विकास होता है। स्कीमा मतलब हमने क्या पढ़ा कि बहुत सारे जो अनुभव हैं, अनुभव जो है जब ये एकत्रित हो जाते दिमाग में आ जाते हैं, समझ गए। अब हम देखेंगे अनुकरण। अब ये क्या कहता है आगे, तो अनुकरण द्वारा, अनुकरण करके क्या करता है बच्चा जो है, शिशु जो है, शब्दों और प्रतिक्रियाओं की पुनरावृत्ति करता है, बार बार उनको दोहराता है। इस अवस्था में जो बच्चा है सर्वाधिक उत्तेजना पाई जाती है। आप देखें छोटे बच्चे ज्यादा उछल कूद मचाते हैं, एकदम फटाफट सारा चीज बार बार उसी बात को बोलना वो करते हैं। इस अवस्था में बालक के शरीर और मस्तिष्क के मध्य पूर्ण संतुलन नहीं होता, मतलब वो दिमाग लगा के नहीं कूदता है, ठीक है। तो उसके दिमाग और उसके शरीर में क्या होता है, उसके मस्तिष्क में, ब्रेन में पूरा संतुलन नहीं होता है। छोटे बच्चों के हाथ में कुछ भी दे दें या कोई वस्तु हो तो वह सीधे मुंह में ले लेता है। आपने देखा होगा ज्यादातर छोटे बच्चों को कुछ भी मिला वो मुंह में डालते हैं। और अधिकतर बच्चों में क्या होता है, अंगूठा चूसने की आदत होती है। शिशु इस अवस्था में अल्प ज्ञान के कारण, कम ज्ञान के कारण कार्यक्षेत्र और कारण में संबंध स्थापित नहीं कर पाते। उनको नहीं पता, चूंकि उस समय उनका क्या होता है, ज्ञान कम होता है, तो उनको नहीं पता कि कोई चीज है उसके पीछे का कारण क्या है, कारण वो नहीं जानते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई बालक कोई भी कार्य बताया जाएगा तो वो कर लेगा, लेकिन उसको कारण पता नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, उसको आप बोलेंगे, उसको आपने कोई चीज बोली कि इसको वहां रख दो, उसने उठा के रख दिया, लेकिन उसको पता नहीं है कि आपने क्यों रखवाई है। हो सकता है आपने कांच का ग्लास बोला हो कि कांच का ग्लास वहां रख दो, पर कांच का ग्लास इसलिए रखवाया कहीं किसी का पैर लग के वो टूट ना जाए, तो कारण बच्चे को नहीं पता है, पर आपने काम कहा तो बच्चा ने कर दिया, ठीक है। अब वस्तु, हाँ, इस समय के बच्चे, और आप जब उनको कोई चीज करने को कहेंगे ना तो वो पूछेंगे क्यों, वो क्यों बहुत पूछते हैं, क्यों करूं, क्यों करूं, वो क्यों बहुत पूछेंगे। समझ में नहीं आएगा उनको, पर वो पूछेंगे जरूर क्यों। वस्तु स्थायित्व के संबंध में जीन पियाजे ने ब्लैंकेट एंड बॉल स्टडी किया। देखो ये अगर क्वेश्चन आता है ब्लैंकेट एंड बॉल स्टडी किसने किया, तो जीन पियाजे ने किया। और इस अध्ययन में उन्होंने क्या पाया कि 8 से 9 माह की आयु में वस्तु स्थायित्व शुरू होता है, मतलब बच्चा अपनी वस्तु को पहचानने लगता है, उसके अंदर थोड़ा इस चीज को लेके स्थायित्व आता है, ठीक है। अब जन्म से 30 दिन की अवस्था को शिशु की प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था यानी रिफ्लेक्सेस एक्टिविटी, स्टेज ऑफ रिफ्लेक्सेस एक्टिविटी कहते हैं। इस अवस्था में बालक क्या करता है, मात्र प्रतिवर्त क्रियाएं करता है। इन व्यवहारों के कारण प्रमुख क्या होता है, इसलिए इसको प्राइमरी कहा जाता है। प्रमुख इसलिए कहा जाता है क्यों, क्योंकि उसके शरीर में सिर्फ रिफ्लेक्सेस क्रियाएं होंगी और कुछ भी नहीं होगा। इस प्रतिवर्ती क्रियाओं में जो सारी क्रियाएं वो करता है उसमें चूषण का प्रतिवर्ष यानी सकिंग रिफ्लेक्स सबसे ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि वो माँ का दूध पीता है, इसलिए उसमें ये जो सकिंग रिफ्लेक्स है वही ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा प्रबल होगा, ठीक है। दूसरी अवस्था क्या आती है, ये देखो, ये इसकी 6 अवस्थाएं हैं, ये भी सुन लो। ये जो अब हम पढ़ रहे हैं ना, ये इसकी 6 अवस्थाएं हैं। ये जो ब्लैंकेट और बॉल स्टडी उसने किया है ना, इसमें उसने क्या किया, ये 6 अवस्था दिया है। ये 6 अवस्था किसने, जीन पियाजे ने। तो जीन पियाजे ने दिया है, पहली वाली ये हो गई, ठीक है, प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, ठीक है। अब ये सेकेंड क्या है, सेकेंड है दूसरी अवस्था। तो दूसरी अवस्था में क्या है, प्रमुख प्रतिक्रियाओं की अवस्था, ओके। स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, पहली हो गई स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी। देखते जाना भैया, ऐसा नहीं इधर उधर नहीं करना। हाँ, अब इसमें क्या होता है, इसमें उसने क्या बोला कि शिशु वृत्तीय क्रियाएं करते हैं, सर्कुलर रिएक्शन करते हैं, यानी किसी कार्य को बार बार दोहराते। तो 1 से 4 महीने का जो बच्चा होगा वो क्या करेगा, किसी चीज को बार बार दोहराएगा, प्रयोगात्मक या सृजनात्मक हो जाता है। जैसे 2 माह का शिशु जब झुनझुने से हाथ स्पर्श हो जाता है, मतलब मान लीजिए कोई 2-4 महीने का बच्चा है और झुनझुने पे हाथ लग गया, तो क्या हुआ, आवाज आई। जैसे ही आवाज आती है तो वो क्या होता है, फिर वो बार बार हाथ मारेगा उस झुनझुने पे ताकि क्या हो, आवाज आए, ठीक है। और बाद में वो क्या होगा, धीरे धीरे वो झुनझुना बजाने में माहिर हो जाएगा। इस समय में क्या हुआ, सरल और रुचिकर आदतें विकसित होती है, जैसे अंगूठा चूसना। तो बच्चे के सरलता से अंगूठा चूसता है तो उसको ये आदत हो जाती है अंगूठा चूसने की, ठीक है।
अब इसके बाद आती है तीसरी अवस्था, ये है गौड़ वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, यानी स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। इनके नाम याद कर लीजिएगा प्लीज, है ना, ये 6 अवस्थाओं के नाम अच्छे से याद सबके कर लेना है। तीसरी अवस्था क्या है? गौड़ वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, यानी स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। इसमें बच्चा है 4 से 8 महीने का, और ये क्या होता है? ये शिशु या प्रतिवर्त क्रियाएं यानी रिफ्लेक्स की क्रियाओं से बाहर निकलकर वस्तुओं को छूने लगता है, उलटने पलटने लगेगा बच्चा और छूने लगेगा, और बार बार क्या करेगा? इसको दोहराएगा। ठीक है, फिर इस अवस्था, अब चौथी अवस्था देखेंगे। चौथी अवस्था है ये गौड़ स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था कहलाती है, स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटा, जो कि 8 से 12 महीने का बच्चा होगा इसमें। और इसमें क्या होगा? इसका उद्देश्य होगा, शिशु उद्देश्य उस पर पहुंचने के साधन पर ध्यान देना है। जैसे यदि बालक किसी बच्चे की मां कमरे में कहीं छुप जाती है तो वो क्या करते हैं? इधर उधर खोजने लगता है। तो ये जो सहज क्रियाएं होती हैं इस उम्र में, यानी देखकर सीखना, अनुकरण करना, माता द्वारा हाथ हिलाने पर हाथ हिलाने का प्रयास करना, ये सारी क्रियाएं होंगी चौथी अवस्था में। ठीक है, 8 से 12 महीने की अवस्था में। फिर आती है पांचवी, इस अवस्था की पांचवी अवस्था तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था कहलाती है। अब आप ये मत सोचना कि पांचवी तृतीय गलत लिखा है, ये जो पांचवी अवस्था है इसका नाम ही इसने रखा तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। ठीक है, उसका नाम ही उसने रखा है तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। यह है 12 से 18 महीने का बच्चा। इस अवस्था में क्या करेगा बच्चा? वस्तुओं के गुण तथा दोष देखने लगेगा, सीखने की कोशिश करेगा और भाषा का प्रयोग करेगा, थोड़ा बोलेगा। ठीक है, और इसकी जो छठी अवस्था है वो है मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। अब इसमें 18 से 24 महीने का बच्चा है और क्या करेगा? चिंतन प्रारंभ करेगा, वस्तुओं के प्रति क्या करेगा? रिएक्शन देगा, अनुक्रिया करेगा, और उनके प्रति भी देगा जो दिखती नहीं है, जो विजिबल नहीं है। ठीक है, और इसमें क्या होगा? वस्तु स्थायित्व का गुण आएगा, यानी वो देख सकता है, मतलब वो जो वस्तु है ना, किसी वस्तु के प्रति उसको पता है कि हाँ ये जो है ये वस्तु ये है, तो वो अब उसके अंदर दृढ़ हो गया, स्थायित्व आ गया। और इस अवस्था तक वस्तु स्थायित्व का जो गुण है वो पूर्णतः विकसित हो जाता है। वो बच्चा समझने लगता है कि ये वस्तु ये है और ये वस्तु ये है। ठीक है, वे घटना का पूर्वानुमान लगाने की सीमित योग्यता दिखाने लगते हैं। जैसे यदि भूख लगेगी तो वो क्या करेंगे? रोएंगे और माँ के पास आके चुप हो जाएंगे। तो ये क्या है? अब उनको अंदर इतनी योग्यता आ जाती कि वे घटना का पूर्वानुमान लगाने लगते हैं, यानी भूख लगी है तो खाना कैसे मिलेगा, तो रोएंगे तो खाना मिल जाएगा। ठीक है, तो वो कोशिश करते हैं कि हम रोएं तो माँ हमको देखेगी और खाना देगी। ठीक है, ध्यान आकर्षण करने के लिए भी इस उम्र में बच्चे रोते हैं। ठीक है, कि मुझ पर कोई ध्यान दे। अब एक अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष की है। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। देखो पहले अपन ने पढ़ ली है संवेद पेशीय या संवेदनात्मक अवस्था। ठीक है, इसी को हमने संवेदी मोटर अवस्था कही। उसके अंदर हमने 6 चीजें पढ़ी उसके अंदर हमने 6 अवस्थाएं पढ़ी, और अब हम सेकंड पे आ गए हैं, दूसरे चरण पे आ गए हैं, जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो है 2 से 7 वर्ष की। इस अवस्था में बालक क्या अनुकरण करता है, चित्र बनाएगा, भाषा के माध्यम से नई सूचनाएं और अनुभव ग्रहण करेगा। ये सामान्यतः घर के छोटे कार्य में करने में मदद करते बच्चे। वस्तुओं को क्रम में जमा देंगे, हल्के भारी का ज्ञान हो जाएगा, रंगों को पहचानेगा, गिनती गिनेगा, अक्षर लिखना, पूछने पर नाम बताना, ये सब सीख जाएगा। लेकिन वह तर्क वितर्क नहीं कर पाएगा, वो तर्क नहीं कर पाएगा इस उम्र में। इसीलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। इसको ध्यान से रखो, यही तो ऐसे ही तो एग्जाम में आता है, पूछा अतार्किक चिंतन की अवस्था क्या है, तो आपको पता होना चाहिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या इसको क्या कहते हैं? पूर्व संचालन अवस्था भी कहते हैं। पूर्व संचालन नाम अच्छे से याद कर लेना, मैं बार बार कह रही हूं। इस अवस्था में बालक में सजीव चिंतन या जीववाद और आत्म केंद्रिकता का गुण आ जाता है। ठीक है, यानी वही है कि खिलौनों से खेलेगा। देखो ये बता रहे हैं, हाँ, जैसे ये जीववाद तो क्या है?
वो गुड्डे गुड़ियों से खेलेगा और जीवन का अनुभव करेगा, उनको खाना खिलाएगा। और आत्म केंद्रिकता क्या हुई, अपने आप को केंद्र में रखेगा, खिलौनों के साथ अकेले में खेलना पसंद करेगा और स्वार्थवश व्यवहार प्रकट करेगा कि भूख लगी है तो रोएगा कि अब खाना दो। ठीक है, अब देखते हैं अगला। इस अवस्था को भी इसने 2 अवधि में बांटा है। ठीक है, उसको 6 में बांटा था पहली वाली को, अब इसको 2 में बांटा है। तो 2 में क्या क्या है, प्राक संप्रत्यात्मकता अवधि या पूर्व प्रज्ञा काल, और सेकंड क्या है, अंतर्दर्शी अवधि, अंतः प्रज्ञा काल। तो इस यह 2 से 4 साल तक है और ये 4 से 7 साल तक। देखो इतना कठिन नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, हम अपने तरफ से तैयार होके जाएं। ठीक है ना, इतने अंदर तक नहीं पूछेगा, ऊपर ऊपर पूछेगा, लेकिन फिर भी हमने इसलिए लिखा ताकि आपको पता रहे, आप समझ पाओ कि क्या चीजें हैं। तो इसने बोला इसे खोज की अवस्था बोला। 2 से 4 साल का बच्चा खोजी होता है, भाषा का विकास होगा और शिशु क्या और कैसे जैसे प्रश्न पूछते, मैंने पूछा ना, वो हर चीज में पूछेगा क्यों और क्या। ठीक है, फिर आया अंतर्दर्शी अवधि या अंतः प्रज्ञा काल, 4 से 7 साल का बालक। तो इसमें क्या है, बालक जोड़ घटाना गुणा भाग सब कर लेगा, लेकिन इसके पीछे नियम को वो नहीं समझ पाएगा कि नियम किस नियम से करा रहे, वो उसको नहीं पता है। वो कर तो लेगा लेकिन वो नियम नहीं बता पाएगा। यहाँ पे एक ये है, ये भाग का वो है। ठीक है, ये मिस पेंट था, भाग का निशान है ये। तो क्या है, नियम नहीं जानेगा पर कर लेगा। ठीक है, और इस अवधि में क्या है, वो स्कूल भी जाएगा। ठीक, अब जैसे उदाहरण, अपलट वाली गुण, मतलब बच्चे को ये पता है कि 2 into 4 होता है, मतलब 2 दूना 4 होता है, ये बालक को पता है, परंतु 4 भागित 2 करने पे 2 आता है, ये बालक को नहीं पता होता। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, अपलट वाली गुण, यानी जिसको हम पलट ना सके। ठीक है, जो रिवर्सिबल ना हो, वो चीज है ये, कि इसको फिर से वो रिवर्स नहीं कर पाएगा। वो एक साइड तो कर लेगा लेकिन इसको रिवर्स नहीं कर पाएगा, उल्टा नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये वाला गुण है। अब थर्ड क्या है, स्थूल या मूर्त क्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसी को ठोस परिचालन भी कहते हैं। ठीक है ना, इसी को क्या कहते हैं, ठोस परिचालन। देखो मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूं ताकि याद हो जाए चीजें, परिचालन। ठीक है, अब ये क्या है, 7 से 12 वर्ष तक। देखो मैं आपको एक सलाह देती हूं, जैसे आप लिख लो जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हो सुन लो। जीन पियाजे, जीन पियाजे की 4 अवस्था, ऐसे लिखो 4 अवस्था। जीन पियाजे का इंपॉर्टेंट चीज ये बोला, चिंपैंजी पे प्रयोग किया, उसका नाम सुल्तान था, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। अब ये 4 अवस्था बताई, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। पहली के अंदर कितनी बताई, 6, दूसरी के अंदर 2, तीसरी के अंदर कौन सी, नीचे नाम लिख लो। और फिर जैसे जीन पियाजे को पकड़ा, एक बार में सारी चीज पढ़ ली। इतना लंबा चौड़ा एग्जाम में रिवीजन नहीं करना है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाते चलो और रिवीजन करते चलो, सारी चीजें याद कर लो। खुद से लिखोगे तभी याद होगा, खुद से शॉर्ट नोट्स ये जो बनाओगे ना, तभी ये याद कर पाओगे, और याद करना ही बेहद जरूरी है। अब इस अवस्था को देखते हैं, तो ये अवस्था है 7 से 12 वर्ष की अवस्था हो गई है ना। और इस अवस्था को संज्ञानात्मक, इस अवस्था में क्या है, संज्ञानात्मक विकास का मुख्य परिवर्तन बिंदु माना जाता है। बालक के विचार बड़ों के निकट होने लगते हैं, क्यों और कैसे इत्यादि। ठीक है, इस अवस्था में ही जो बच्चे होते हैं ना, उनके विचार जो हैं बड़ों के निकट आते हैं। इस अवस्था में बालक अनेक तार्किक क्रियाएं करने लगता है, वो हर चीज पूछेगा, ऐसा क्यों है। और ये चिंतन केवल मूर्त वस्तुओं नहीं, मतलब जो सामने वस्तु दिख रही है केवल उसके लिए नहीं पूछेगा, जो सामने नहीं है उसके लिए भी पूछेगा। जैसे वो कहेगा भूत होते हैं कि नहीं होते हैं, लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, हम ऐसा क्यों करते हैं। यदि आप कहेंगे कि बिल्ली रास्ता काट गई, थोड़ी देर रुक जाओ, तो पूछेगा क्यों ऐसा करते हैं और इसके पीछे क्या कारण है। तो हमको आप कहेंगे कि बेटा पूजा करनी चाहिए, तो पूजा क्यों करनी चाहिए। वो हर चीज में क्यों करेगा, हर चीज पूछेगा इस अवस्था में बच्चा। ठीक है, 2 वस्तुओं की तुलना करेगा, फिर समानता असमानता करेगा, दूसरों के दृष्टिकोण को महत्व भी देगा, आत्म केंद्रीकरण को छोड़ेगा, यानी खुद को जो बीच में रखना हर चीज वो छोड़ देता है वो। फिर उसको संरक्षण की समझ आ जाती है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल दिशा आदि का ज्ञान हो जाता है। गलत अनुचित का मतलब सही गलत का वो भेद जान पाता है, सही गलत क्या है, उचित अनुचित में भेद करने के योग्य हो जाता है। और इसमें क्या होता है,
रिवर्सिबिलिटी भी आ जाती है। मतलब वही है कि अब उसको ये पता है कि 2 गुणित 2 हो रहा है तो 4 हो रहा है, तो 4 भागित 2 होगा तो ये 2 हो जाएगा। ये उल्टा भी उसको करते आ जाएगा। ठीक है, तो वही है, पलट वाली का गुण भी आ जाता है इसमें। भाषा संप्रेषण की योग्यता आ जाती है। बालक दिन, तारीख, समय, महीना, वर्ष ये सब भी बनने लगेगा बच्चे को। और उदाहरण के नियम की ओर संदर्भ में तर्क का विकास होगा, यानी क्रमबद्धता का गुण भी विकसित हो जाता है। ठीक है, अब ये जो है ना, ये यहां पर एक गलत चीज लिख गई थी, लेकिन मैं इसको सही करा देती हूँ। ये है डेकालेज। ठीक है, ये डेकल आयु, और लेकिन ना इसमें इसको ये जो ये वहां पर ऐसा भी लिखा आ सकता है, डेकालेज, क्षैतिज डेकालेज। ठीक है, क्षैतिज डेकालेज। तो क्षैतिज डेकालेज, तो अब आप समझो कि ये क्या कह रहा है, पहले आप समझ लो इसको। ये क्या कह रहा है, पियाजे द्वारा क्षैतिज डेकल आयु को मानसिक क्रियाओं के संदर्भ में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में प्रयोग किया था। ठीक है, अब इसको समझो कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है कि जब कोई बच्चा, ठीक है, जब कोई बच्चा यदि किसी काम को सीख लेता है तो उसे सभी जगह लागू करने में तो असमर्थ होगा। एक चीज सीखी तो वो हर जगह उसी को नहीं लगाएगा। ठीक है, यानी बच्चे का जो प्रदर्शन है वो एक जैसा हर जगह नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए कि कोई बच्चा है, वो उसने अभी ABCD सीखी। ठीक है, ABCD सीखी, फॉर एग्जाम्पल ABCD यदि सीख ली है तो जरूरी थोड़ी है कि ABCD उसको अच्छे से आ रही है तो उसको अनार का आम का भी अच्छे से आएगा, ये नहीं होगा। हो सकता है ये दोनों आए तो जरूरी नहीं कि उसको पहाड़े पूरे आ रहे हो, 2 एकम 2 2 दूनी 4, ये भी नहीं होगा। तो एक जगह वो जो कोई चीज एक जगह सीख रहा है, यानी एक क्षेत्र में यदि वो जैसा प्रदर्शन कर रहा है तो जरूरी नहीं हर जगह वो वैसा प्रदर्शन करेगा। ठीक है, जैसे उदाहरण देखो, 2 दूना 4 है और 4 भागित 2 बराबर 2 है, तो इन दोनों के नियमों का बालक को पता रहता है। कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु से कितनी हल्की या भारी है तो वो क्या करता है, इसमें इस अवधारणा का निर्माण होता है, मतलब संप्रत्यय निर्माण की अवस्था होती है। ये अवधारणा उसके अंदर विकसित होगी धीरे धीरे, लेकिन फिर भी वो एक जैसा प्रदर्शन हर जगह नहीं करेगा। ऐसा समझ लो कि यदि पढ़ाई में अच्छा है, वो पढ़ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो डांस भी अच्छा कर रहा हो, या पढ़ने में अच्छा हो तो वो हो सकता है कि इंग्लिश में अच्छा हो और वो गणित में कमजोर हो। ठीक है, तो यही क्या है, क्षैतिज डेकालेज। क्षैतिज डेकालेज कहती है कि मानसिक क्रियाएं, जो उसके मस्तिष्क में जो क्रियाएं हो रही हैं, उसके रेफरेंस में ये बात कह रहा है कि ये कौन सी चीजों में प्रयोग कर रहा है, इसका मूर्त में, मतलब जो दिखाई दे रही हैं उसी में, उसी की संक्रियात्मक अवस्था में इसका प्रयोग किया गया था, ऐसा उसने कहा है। एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी यदि पूछता है क्षैतिज डेकालेज का प्रयोग अपने सिद्धांत में किसने किया, तो आपको पता होना चाहिए पियाजे ने किया है, बस इतना ही क्वेश्चन पूछेगा यदि पूछा तो। ठीक है, अब आती है अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है, देखो वो मूर्त थी जिसमें वो कह रहा था कि मूर्त के लिए उसने क्षैतिज डेकालेज का प्रयोग किया था। ठीक है ना, अब ये है अमूर्त। ठीक है, मतलब जहां पर हम कल्पना कर सकते हैं, अमूर्त यानी जिसकी कल्पना कर सकते हैं। ओके, तो अमूर्त क्या होता है, कल्पना वाली चीजें। तो 12 वर्ष से शुरू होता है। इस अवस्था में बालक जो है अमूर्त चिंतन करने की योग्यता का विकास होता है, मतलब अब उसको विचार करने के लिए केवल वो जो देख रहा है केवल उस पर विचार नहीं करेगा, जो देख रहा है उसी को कहते हैं मूर्त। ठीक है, जिसको नहीं देख पाते हैं उसको क्या कहते हैं, अमूर्त या एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी जो है एक अमूर्त चिंतन है। फिलॉसफी एक अमूर्त चिंतन कैसे, कि फिलॉसफी में पढ़ते आत्मा, परमात्मा, आत्मा को किसी ने देखा नहीं देखा, पर उस पर हम चिंतन कर रहे हैं, तो वही होती है फिलॉसफी। ठीक है, तो जिस चीज को नहीं देखा है उसी को कहते हैं अमूर्त। इस अवस्था में पूर्व अनुभवों द्वारा बालक पदार्थ तथा गुणों की पहचान करता है। इस अवस्था में बालक में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है, मतलब कल्पनाओं के बारे में सोचता है।
इस अवस्था में कल्पना शक्ति, विचार शक्ति, निरीक्षण शक्ति, तार्किक शक्ति, समस्या समाधान आदि मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है, तभी तो वो इतना सारा सोच पा रहा है। और इस अवस्था में बालक निगमन, तर्क यानी नियम से उदाहरण देने के योग्य हो जाता है। मतलब कोई नियम है तो फिर वो उदाहरण दे पाएगा उसका, ठीक है, इतना बड़ा हो जाएगा बच्चा। तो इसमें क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा, सूक्ष्म से स्थूल की ओर होगा, ठीक है, सूक्ष्म यानी छोटा, स्थूल यानी बड़ा, और मूर्त से अमूर्त या नियम से उदाहरण की ओर हो जाएगा। इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन इसका नाम पूछ सकता है, नाम याद होने चाहिए कि ये चौथा वाला नाम क्या था, ठीक है। अब उदाहरण सुनो, एक बच्चा है, उसको कविता सुनाते हैं, रोज सवेरा मुर्गा बोला कुकड़ू को। तो इन पंक्तियों के माध्यम से बच्चे को सवेरा तो समझ में आएगा, रोज देखते हैं सवेरा, लेकिन जो मुर्गा है, मुर्गे को वो क्या करेगा, काल्पनिक रूप से उसके दिमाग में आ जाएगा कि मुर्गा कुछ इस टाइप का होता होगा और ये कुकड़ू को कहता होगा, ठीक है। तो मुर्गे का चित्र उसे अपने आप समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, अध्यापक बालक को कहता है, यानी एक टीचर बच्चे को कहता है कि कल्पना करो ABCD एक चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज की संरचना बालक की आंखों के सामने आ जाती, इसे ही औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। कोई टीचर ने बच्चे को बोला ABCD एक चतुर्भुज है, तो मान लीजिए एक बच्चा, उसने चतुर्भुज कैसा सोचा, ऐसा चतुर्भुज सोचा, ठीक है। एक बच्चा उसने ऐसा वाला चतुर्भुज सोचा, ये भी हो सकता है। फिर एक बच्चा उसने ऐसा वाला चतुर्भुज सोचा। तो कोई किसी भी प्रकार का सोच सकता है ना, हर बच्चे की अलग सोचने की, कल्पना करने की क्षमता अलग होगी, ठीक है। लेकिन इसी कल्पना को क्या कहेंगे, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब पियाजे ने इसके 4 समूह बताए हैं और इसको क्या कहा, INRC समूह। INRC समूह अगर कहेगा तो भैया याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, INRC समूह। तो INRC में इसका फुल फॉर्म क्या है, I से आइडेंटिफाई पहचान, N से निषेध, फिर R से पारस्परिकता रेसिप्रोकल, और C से क्या है, कोरिलेशन ट्रांसफॉर्मेशन सहसंबंधात्मक परिवर्तन, ठीक है। और इसी से इसने क्या बताया, यही जो है संज्ञान के विकास की श्रृंखला बताई है पियाजे ने, ठीक है। तो इसको याद कर लेना। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को तर्क तथा मनोविज्ञान का मध्य सेतु कहा है। पियाजे ने, याद करना इंपॉर्टेंट है, संज्ञानात्मक सिद्धांत को तर्क तथा मनोविज्ञान का मध्य सेतु कहा है, और अधिगम में यानी लर्निंग में खोज को महत्व दिया है कि भाई लर्निंग में खोज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शैक्षिक महत्व और निहितार्थ कि इस सिद्धांत के शैक्षिक महत्व क्या है। तो जीन पियाजे ने बोला कि ये बाल केंद्रित शिक्षा पे बल देता है। ये क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा पे बल देता है। जीन पियाजे ने शिक्षण में शिक्षक की भूमिका का महत्व बताया है कि बालकों की समस्या का निदान करना चाहिए, उचित वातावरण देना चाहिए, आत्मसातीकरण, समंजन, संतुलीकरण, स्कीमा जैसे नए शब्दों का इसने प्रयोग किया था और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और जीन पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान के स्कीमा की भांति बतलाकर बुद्धि की एक नवीन व्याख्या प्रस्तुत की थी, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि हो सकता है कि किसने बुद्धि को स्कीमा बताया, है ना, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अब इसमें एक चीज ये लास्ट आज पढ़ेंगे हम, डेविड आजुबेल का अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत, ठीक है। आधी क्लास तो भाग चुकी है। ये बहुत टफ पढ़ रहे हैं क्या, बहुत टफ हो रहे हैं लग रहा है। देखो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है, मैं आज की क्लास यहीं खत्म करती हूँ। डेविड आजुबेल को मैं अगली क्लास में पढ़ा दूंगी, लेकिन मेरा ये कहना है कि थोड़ा सा टफ टॉपिक है तो इसको छोड़ के भागो नहीं कि भाग जाओ। ये स्कोरिंग है, इतना सरल है जीन पियाजे कि अगर आपने 1-2 बार पढ़ा आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और फिर पढ़ने के बाद क्या होगा, जब आप पूरा पढ़ लेंगे ना, तो ये जितना नोट्स है, 100 पेज का नोट्स है ना, ये मुश्किल से 10 पेज में खत्म हो जाएगा रिवीजन में, मुश्किल से 10 पेज। एट द एंड जब आप रिवीजन करोगे ना, 40 पेज से ज्यादा नहीं होने चाहिए आपके पास रिवीजन के टाइम पे, सिर्फ 40 पेज पे रिवीजन होना चाहिए। तो ये जो 100 पेज है इसको 10 पेज बना लो, अपना शॉर्ट नोट्स बनाओ और बताओ एक आध कोई शॉर्ट नोट्स यदि किसी एक टॉपिक का बनाए तो उसको ग्रुप पे शेयर करना ताकि बाकी लोग भी देखें, है ना। और ये बड़े इंपॉर्टेंट है, जीन पियाजे से पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, इस बार भी क्वेश्चन आएगा, तो इसको ध्यान से पढ़ो प्लीज। अगर सिलेक्शन चाहिए तो, और नहीं चाहिए तो फिर तो कोई बात ही नहीं, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हाँ
लेकिन इसको पढ़ो और सबको सिलेक्शन लेना ही है ना। इस बार 100% आर या पार होना चाहिए, सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। आई होप आज की क्लास समझ में आई होगी। डेविड आसुबेल को हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। और जीन पियाजे को अच्छे से पढ़ के आना। अब किसी नेक्स्ट क्लास में मैं सिर्फ एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखूंगी जिसमें मैं कुछ माइंड में नहीं चढ़ रहा, चढ़ेगा, सुनो रिकॉर्डिंग फिर से देखना, रिकॉर्डिंग देखना। आप अगर आपने पूरी क्लासेस लाइन से अटेंड की होंगी तो डेफिनेटली समझ में आया होगा। मैंने पिछली लास्ट टाइम भी क्लासेस में समझाया था कि प्लीज आप हर क्लास को इम्पोर्टेंटली देखिए। आपको रिकॉर्डिंग इसलिए दी है ताकि आप 2-2 बार रिवीजन करो, एक एक क्लास का 2-2 बार रिवीजन करो। ये ऐसा टॉपिक है कि एक बार में याद नहीं होगा, 2-3 बार के रिवीजन में आपको सब समझ में आ जाएगा। रिकॉर्डिंग इसीलिए दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, रिकॉर्डिंग देखनी है, एक दिन में 2 बार देखो। अब इस समय सिर्फ पढ़ाई करो, बाकी दुनिया को भूल जाओ, ठीक है। ये टॉपिक मैं मानती हूँ थोड़ा सा समझ को ज्यादा, आपके दिमाग की ज्यादा कसरत करवा रहा है ना, इसलिए आपको इसमें मजा नहीं आ रहा है। दिमाग की ज्यादा कसरत हो रही है, लेकिन पढ़ेंगे तो इसमें पूरे में पूरा नंबर मिलेगा, क्योंकि बहुत लोग इसको छोड़ देते हैं, वो नहीं पढ़ते। तो आप इस पे स्कोर कर लोगे, और जब आप स्कोर करोगे तो आप दूसरों से बहुत आगे रहोगे, ठीक है। इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ इसको पढ़ाने के लिए, और मेरा आपसे भी वो है, आग्रह है कि इसको अच्छे से पढ़िए। इस पे बिल्कुल आपको लापरवाही नहीं करनी है, सारे याद करिए। अब फिर मैं अब एक दिन सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन रखूंगी और क्वेश्चंस पूछूंगी इस टॉपिक के, और सबको याद करके आना होगा। एक एक का नाम लेके पूछेंगे हम कि अब बताइए किसमें क्या था, ठीक है। तो इसको अच्छे से करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को, अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।